हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट मॉक टेस्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। सो आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो थर्ड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये सेशन इक्वल इम्पॉर्टेंट होगा। पूरा सेशन जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर होल सिलेबस कवर करने वाली हूँ और कंप्लीट सिलेबस के आधार पे हर एक टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन को मैच किया गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो हैं आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोजी से और बाकी जो 60 क्वेश्चन हैं आपके वो ग्रामर से यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। और नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप को, उसका लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को एंड एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और जहां जरूरत होगी वहां पे हम एक्स्ट्रा चीजों को, पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि आपका एक रिविजन हो जाए लास्ट टाइम पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द डेस्क which he invariably wrote at। अब यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कहाँ से? पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछा गया है कि ये जो वर्ड है, जो अंडरलाइन वर्ड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पार्ट ऑफ स्पीच से। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि दिस इज द डेस्क विच ही इनवेरिएबली रोट एट, यानी कि ये जो एट वर्ड है ये क्या है? तो एट वर्ड वर्ब है, प्रेपोजिशन है, हेल्पिंग वर्ब है या लिंकर है? तो इजी क्वेश्चन था, प्रेपोजिशन है ये। ठीक है, तो प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन जो है ऐसे वर्ड्स हैं जो बिफोर नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं। तो ज़्यादातर जो है बिफोर नाउन या प्रोनाउन से पहले ये वर्ड जुड़ते हैं और ये कहीं ना कहीं किसी भी नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्द के साथ क्या एक कनेक्शन है वो बताने का काम प्रेपोजिशन करते हैं। जैसे कि दिस इज द डेस्क, अब ये वो डेस्क है विच ही इनवेरिएबली रोट एट, यानी कि जिस पर इसने लिखा। तो ये जो एट है ये क्या कर रहा है? नाउन या प्रोनाउन से पहले लग करके क्या करता है? उसको दूसरे वर्ड से क्या कनेक्शन है उस नाउन या प्रोनाउन का, वो बताने का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू मे परचेज टिकट्स एट द डोर बट देयर विल बी एन एक्स्ट्रा चार्ज। अब इसमें भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है अंडरलाइन वर्ड का। बट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? यहाँ पे इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है या वर्ब है? तो यहाँ पे यू मे परचेज टिकट्स एट द डोर, यहाँ पे आप देखोगे कि एक ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, उसके बाद है बट देयर विल बी एन एक्स्ट्रा चार्ज। तो यहाँ पे जो बट है ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो बट का जो काम है, जो बट का पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, वो होगा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? जो कि किसी भी सेंटेंस में दो शब्दों को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है बट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बट हटा दूँ तो दोनों सेंटेंस जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, एक कंप्लीट सेंस नहीं आएगा। तो कंजंक्शन बेसिकली क्या करते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 है, ही वर्कड क्विकली। तो क्विकली का यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। क्विकली वो काम करता है, यानी कि ये जो वर्ब है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये वर्ड दे रहा है कि वो काम करता है कैसे? वो बहुत जल्दी काम करता है। ही वर्कड क्विकली, जल्दी कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? जल्दी कर रहा है। मैनर बताया जा रहा है, यानी ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब बेसिकली क्या करते हैं? एडवर्ब जो है किसी भी वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। अब वो वर्ड क्या हो सकता है? वो वर्ड कोई वर्ब हो सकता है, वो वर्ड कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो एडवर्ब बेसिकली किसी ना किसी वर्ब या एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब जो है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने का काम करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि टू क्विकली, अगर मैं बोलूँ कि ही वर्कड टू क्विकली, वो बहुत जल्दी वो काम तो कर रहा है जल्दी, लेकिन कैसे कर रहा है? बहुत जल्दी कर रहा है। यानी ये एडवर्ब की ही विशेषता को बता रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब वाला। एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे मैं बोलूँ कि शी इज टू ब्यूटीफुल, वो बहुत ब्यूटीफुल है, या शी इज ही इज वेरी हैंडसम। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव की क्वालिटी बता सकते हैं।
इसके बारे में, और वर्ब के बारे में भी बताया जाता है कि भाई वो काम कर रहा है कैसे, क्विकली, या मैं बोलूँ कि ही वर्कड वेरी फास्ट, वो काम करता है फास्ट। तो ये एडवर्ब है जो कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को देने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड और सेंटेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन या फिर वर्ब। तो ऐसा वर्ड जो ज्वाइन करता है वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, तो अभी मैंने डिस्कस किया, इसको कंजंक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब आपको एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें बताना है कि ये जो रेड से दिया हुआ है कि शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, तो अब इसका आपको पैसिव बताना है कि इसका पैसिव अगर हमें बनाना है तो हम इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आप सेंटेंस देख रहे हो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है कि शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। तो इसका अगर हमें पैसिव बनाना हो तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। ठीक है, तो हम जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर लगाएंगे। और ऑलवेज जो हमारा पैसिव वॉइस होता है वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऑलवेज आएगी। किसी भी पैसिव को लिखने के लिए हमेशा हम वर्ब की तीसरी अवस्था को ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन बात हो गई। तो बी की फॉर्म यहाँ पे इन तीनों में से कोई आ जाएगा। बी की फॉर्म जो होगी वो इज एम आर में से कोई एक आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, उसके बाद बाय लगा के उसके बाद बाकी की चीजें हम यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह यहाँ हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, तो यहाँ पे ऑल टास्क क्या है, इधर आ जाएगा। तो ऑल टास्क के अकॉर्डिंग आर आएगा, वर आएगा, हैव या यहाँ पे आर आएगा। तो हैव होगा नहीं, बिकॉज इज एम आर में से ही आएगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का क्या बना करेक्ट आंसर, ऑल टास्क आर बीइंग आएगा। तो बीइंग नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज कॉन्टिन्यूस में हम नहीं लिख रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि ऑल टास्क आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर। शी का क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो वहां पर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लगाते हैं, बाकी चीजें सेम होती है। बाकी आपको पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये याद रखो कि बी की फॉर्म क्या होगी, या तो इज होगा, एम होगा, आर होगा, और वर्ब की तीसरी अवस्था हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल वेपन्स वर सरेंडेड बाय देम। अब इसका हमें एक्टिव बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव में है। ठीक है, यानी कि ये ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ है, ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका एक्टिव वॉइस क्या होना चाहिए, 2 मिनट आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात की गई है, जो बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म क्या दी हुई है, वर दी हुई है। ठीक है, यानी पास्ट में है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो जब वर दी हुई है यानी कि जो हमारा एक्टिव होगा वो भी क्या होगा, पास्ट में ही होगा। ठीक है, तो हैव लगाने का कोई मतलब नहीं है, हैड पास्ट में है, आर भी नहीं होगा, तो हैड होगा या फिर सेकंड वाला होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। दे सरेंडेड ऑल वेपन्स, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस को यूज किया गया है। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है कि अगर पास्ट सिंपल में है, जैसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर में से कोई एक हम यहाँ पे बी की फॉर्म लिखते हैं। तो बी की फॉर्म क्या होती है, या तो वॉज या तो वर, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है ये पास्ट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल जो है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पैसिव में इसको चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नेक्स्ट है, आई वॉज टॉट बाय श्याम हाउ टू ड्राइव। अब इसमें आपको बताना है इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, यानी ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ है, हमें इसका एक्टिव बताना है। ठीक है, सो आई वॉज टॉट, वॉज आ गया, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी ये भी पास्ट में है, तो आंसर जो हमारा एक्टिव होगा वो भी पास्ट में होगा। ठीक है, तो इज होगा नहीं, हैज होगा नहीं, ये तो आपके वैसे ही एलिमिनेट होगा। अब है श्याम टॉट मी हाउ टू ड्राइव या फिर आई टॉट श्याम हाउ टू ड्राइव, कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे आई वॉज टॉट बाय श्याम, तो श्याम यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा श्याम, तो ए ऑप्शन इसका क्या हुआ, करेक्ट बना। ठीक है, आई का मी हो गया यहाँ पे।
ठीक है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो श्याम इधर आके श्याम हो गया और इधर आई जो है वो मी हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नोबडी फेड हिम व्हेन ही वाज स्टार्विंग। इसका हमें पैसिव बनाना है। तो देखो नोबडी फेड हिम, अब यहाँ पे नोबडी सब्जेक्ट है, फेड यहाँ पे वर्ब है और हिम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये जो हिम है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा, ही का हिम होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, ही का हिम होता है। तो इधर आके सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो गया। अब फेड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई है, ठीक है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में है, तो आंसर भी हम उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे 8 क्वेश्चन में, ठीक है। तो ही हमने लिखा और ही के साथ क्या आएगा फिर जब हम चेंज करेंगे, तो या तो मैंने बताया था पास्ट सिंपल है तो या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा। तो यहाँ पे ही वॉज हो जाएगा कि ही वॉज नॉट फेड बाय, अब यहाँ पे नोबडी था, नोबडी का हो जाएगा एनीबडी, ठीक है। नोबडी का हम किस में चेंज करेंगे, एनीबडी पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बना, डी इसका करेक्ट आंसर बना, क्योंकि पास्ट सिंपल में था इसीलिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको सही बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, फटाफट से इसको पढ़ना कि क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो गाइज यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में आपका जो टेंस दिया हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है। तो अगर पास्ट परफेक्ट है इनडायरेक्ट में तो इसका डायरेक्ट बनाएंगे तो आपको पता होगा कि हमारे टेंसेस को चेंज करने का एक रूल होता है कि जो जैसे पास्ट सिंपल टेंस है, अगर पास्ट सिंपल में डायरेक्ट दिया हुआ है तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस होगा, वो पास्ट परफेक्ट में हम उसको बदल देंगे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में हम इसको बदलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपका आई हैड बुक्ड यानी पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। तो यानी कि आपका जो आंसर होगा डायरेक्ट स्पीच का वो पास्ट सिंपल टेंस में होगा। तो अब पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, डू होगा नहीं और डिड होगा, आर भी नहीं होगा, यहाँ पे व्हेन यू हैड भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि हमें इसका डायरेक्ट स्पीच बताना था। तो ही सेड टू मी व्हेन डिड यू बुक द फ्लाइट। अब ये जो डिड है ये वर्ब सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल में है। इसको अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन है, साक्षी सेड हाउ क्लेवर आई एम। अब ये जो सेंटेंस है ये इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है और इस तरह के सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आते हैं और इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक चीजें होती हैं। जैसे कि साक्षी सेड, साक्षी ने कहा हाउ क्लेवर आई एम, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड होगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो होगा, तो सॉरो नहीं होगा। सॉरो जब होता है जहाँ पे हम एलएस करके लिखते हैं तो ये नहीं है। साक्षी एक्सक्लेम्ड दैट शी इज वेरी, इज नहीं होगा, पास्ट में हम इसको लिखेंगे। आई एम है तो यहाँ पे एम है तो वॉज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हुआ, करेक्ट हुआ, ठीक है। साक्षी एक्सक्लेम दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, ओके। आगे बढ़ेंगे। 11 है, रोहित सेड टू सुनीता विल यू लव मी। अब रोहित ने सुनीता से कहा विल यू लव मी, इसको हमें बनाना है इनडायरेक्ट में। तो रोहित सेड टू, तो सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, सुनीता इफ। तो अब देखो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी इंटेरोगेटिव में, अगर रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है वहां पर जब हम जो इन्वर्टेड कॉमा है अगर उसको हटाते हैं तो वहां पर हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाया तो हमने इफ लिखा। उसके बाद इफ यू जो है प्रोनाउन में भी हम चेंज लाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो यू जो है ये है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, सेकेंड पर्सन है। तो एक आपने रूल सुना होगा SON रूल, जो मैं बता देती हूँ फटाफट से। SON रूल का मतलब देखो क्या है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अगर आपके क्वेश्चन में मान लो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हम इसके रिपोर्टिंग स्पीच के, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये पहला वाला जो पूरा सेंटेंस है,
तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज लाते हैं, ठीक है। अगर सेकंड पर्सन दिया हुआ है किसी रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन है तो हम कोई भी चेंज, नो चेंज लाते हैं, कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया हुआ है रोहित सेड टू सुनीता विल यू लव मी। अब यू क्या है, यू देखो, यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो मैं किसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगी, इधर इसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करूंगी। ऑब्जेक्ट कौन हुई, सुनीता हुई। तो सुनीता के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे शी आ जाएगा, क्योंकि वो गर्ल है तो शी हम उसको लिखेंगे। तो विल यू लव मी, तो यहाँ पे इफ शी हो जाएगा, यू को हटा के, विल का वुड हो जाता है, लव, और फिर मी जो है ये आप देखोगे मी है, तो मी जो है ये आपका किस में आता है, आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर फर्स्ट पर्सन में है कोई चीज तो वहां पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, रोहित है, तो रोहित की जगह यहाँ हमने हिम लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन ए होगा। तो मेरा इस क्वेश्चन में ये पर्पस था कि आपको प्रोनाउन की समझ हो कि प्रोनाउन में कैसे हम यहाँ पे बदलाव करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको देखना है। आप पहले इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस देखो, उसमें अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, जैसे मैंने अभी किया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलाव लाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ट्राइज, वाज ट्राइंग या इज ट्राइंग। तो ही ऑलवेज डैश टू प्रूव, वो हमेशा प्रूव करता है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। तो ही ऑलवेज क्या हो जाएगा, ट्राइज हो जाएगा, ठीक है। एस जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी pegs of wine dash yesterday, how many pegs of wine you have drank, were you drinking, did you drink या do you drink। तो यहाँ पे yesterday लिखा हुआ है, पास्ट की बात हो रही है, कोई एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हुआ, यानी कि हम पास्ट सिंपल टेंस को यहाँ पे यूज करेंगे। 13 क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या बनेगा, हाउ मेनी pegs of wine did you drink yesterday, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन, रीच, वॉज रीचिंग, रीच्ड या रीचेस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, इसमें कंफ्यूजन कई बार हो जाती है, तो हमें सही वर्ब यहाँ पे लिखना है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन, यहाँ पे आप देखोगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो बता देती हूँ। ये जो आपका ओवरऑल जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, व्हेन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, बिफोर आई रीच द स्टेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में इस सेंटेंस को लिखा गया है कि भाई द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन जो थी वो पहले ही जा चुकी थी मेरे आने से पहले, यानी कि वो आया बाद में, जो एक्शन पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट में हुआ। तो इसीलिए ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। जब दो एक्शन पास्ट में हो तो पहले वाला जो इवेंट होता है वो पास्ट परफेक्ट में ही होता है और जो दूसरा वाला होता है वो पास्ट सिंपल में होता है। तो यहाँ पे आई रीच्ड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस अगर आपको दिखता है तो वहां पे आपका आंसर जो है ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे हमने लिखा है तो यहाँ पे भी रीच्ड ही होगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माय ग्लव्स, आई डैश ड्रॉप्ड इट समवेयर, आई मस्ट हैव, आई कुड, आई मस्ट या आई वुड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माय ग्लव्स, आई डैश ड्रॉप्ड इट समवेयर। आई मस्ट हैव होगा, कुड होगा, मस्ट होगा या वुड होगा। तो यहाँ पे मस्ट हैव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर कि भाई आई हैव लॉस्ट, एक मैंने खो दिया है ग्लव्स, तो आई मस्ट हैव, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि जरूर मैंने इसको कहीं गिरा दिया होगा, तो मस्ट वहां पे हम उस केस में लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, इट्स लेट, इट्स टाइम डैश होम, इट्स लेट, इट इज टाइम डैश होम, वी मस्ट गो होम, वी शुड गो होम, वी गो होम या वी वेंट होम। सो सही यहाँ पे अप्रोप्रिएट मॉडल बताना है क्या आना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम यूज करेंगे वी वेंट। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, वी वेंट यूज करेंगे। यहाँ पे देखो इसका एक सिंपल सा रूल है कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस में इट्स टाइम या फिर हम लिखते हैं कि इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, या फिर हम लिखेंगे इट्स अबाउट टाइम, तो जब भी हम इस तरह के वाक्य लिखते हैं जहाँ पे ये है कि भाई जो जो चीज है, जो जो टाइम है वो जा चुका है या वो बहुत ज्यादा कम है, उस केस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को ही यूज करते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो इसके साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म वेंट को यूज करेंगे, गो यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। माई आंट टोल्ड मी दैट आफ्टर हर एक्सीडेंट शी डैश ओनली वॉक यूजिंग अ स्टिक। शी कैंट या फिर शी कुड, शी कैन, शी मे। सो माई आंट टोल्ड मी दैट आफ्टर हर एक्सीडेंट शी कुड ओनली वॉक होगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। शी कुड ओनली वॉक यूजिंग अ स्टिक। ठीक है, तो कुड बेसिकली आप पास्ट में कोई पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए हम यहाँ पे कुड का यूज करते हैं। कैन जो है वो हम प्रेजेंट एबिलिटी को बताने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुड का फंक्शन क्या है कि हम किसी पास्ट की एबिलिटी को बताने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 है, इफ आई हैड मनी आई डैश इट यस्टरडे। अब यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्लॉजेस से है, क्लॉजेस एनालिसिस करके आपका टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो वहां से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कि इफ आई हैड मनी, तो अब आप देखो इफ क्लॉज का जो स्ट्रक्चर है वो आप देखिए ध्यान से। इफ क्लॉज के स्ट्रक्चर में हैड दिया हुआ है। ठीक है, और ये हैड जो है ये आपका क्या है, पास्ट में है। ठीक है, तो आई डैश इट यस्टरडे, आई वुड परचेज होगा, वुड परचेज्ड होगा, वुड हैव परचेज होगा, या फिर वुड हैव परचेज्ड होगा। तो आपने कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, जितने भी टाइप है वो आपने पढ़ा होगा। इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपका जो सेंटेंस है ये थर्ड कंडीशनल में दिया हुआ है। ठीक है, किस में दिया हुआ है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये, जहां पर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जो इफ क्लॉज है उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और उसके साथ जो मेन क्लॉज होता है उसमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पास्ट में ही हम इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लोगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा। जैसे इफ आई हैड मनी, ठीक है, इफ आई हैड मनी है, सो आई वुड हैव परचेज्ड हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन कहता है, इफ आई वर एन एक्ट्रेस आई डैश हॉलीवुड फिल्म्स टू। इफ आई वर एन एक्ट्रेस, अब यहाँ पे भी आपको देखना है क्या आएगा, आई विल साइन, वुड हैव साइन, वुड साइन, या फिर विल हैव साइन। सो इफ आई वर दिया हुआ है, ये आपका जो सेंटेंस है ये सेकंड कंडीशनल में दिया हुआ है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कौन सा होता है, जहां पे आप जो आपका इफ क्लॉज होता है वो पास्ट सिंपल में दिया होता है। तो इफ क्लॉज जो है वो पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल टेंस है, और जो मेन क्लॉज होगा उसके साथ हम वुड प्लस जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, जो वर्ब की बेस फॉर्म है वो हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, जो बेयर इन्फिनेटिव है बेसिकली वो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई वर दिया हुआ है, पास्ट सिंपल में दिया हुआ है। इफ आई वर एन एक्ट्रेस, आई क्या होगा यहाँ पे, वुड प्लस जो वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक है, वो हम लगाएंगे। तो आई वुड साइन हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वुड के साथ हम जो है साइंड नहीं लगाएंगे, केवल साइन हम लिखेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा राइट। नेक्स्ट है, इफ इट डैश दे विल हैव टू कैंसिल द ओपन एयर प्रोग्राम। इफ इट डैश दे विल हैव टू कैंसिल द ओपन एयर प्रोग्राम। विल रेन, रेन या रेन्स, तो ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस है। ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ये आपका फर्स्ट कंडीशनल में है। अभी मैंने थर्ड और सेकंड डिस्कस कर लिया, अभी ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो इफ क्लॉज होगा, जो भी आपका इफ क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। आप देखोगे सेंटेंस में आपका सिंपल प्रेजेंट दिया होगा, ठीक है, और जो मेन क्लॉज होता है, जो मेन क्लॉज होता है वो आपका सिंपल फ्यूचर में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस दिया होगा, विल आएगा। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर में आपका विल आ जाएगा, प्लस आपका जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी।
फर्स्ट फॉर्म हम इसको कह सकते हैं। तो इफ इट डैश, अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, इफ क्लॉज मैंने बोला, इफ क्लॉज होता है आपका सिंपल प्रेजेंट में, तो यहाँ पे इफ इट रेन्स करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट है तो रेन्स हम लगाएंगे, ठीक है। इट है तो रेन्स आ जाएगा, रेन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 21 क्वेश्चन कहता है आई वुड हैव टोल्ड राम द न्यूज सूनर। अब इसमें आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि आपको ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको सही कंडीशनल सेंटेंस बताना है कि इनमें से कौन सा कंडीशनल सेंटेंस जो है वो सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ आई वुड हैव टोल्ड राम, तो अब देखो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है। पहले तो वुड आया हुआ है, ठीक है, वुड प्लस हैव भी आया हुआ है, और फिर टोल्ड दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी कि ये आपका थर्ड कंडीशनल में हमने पढ़ा था। थर्ड कंडीशनल है तो यहाँ पे इफ क्लॉज होगा, इफ क्लॉज जो होगा वो भी आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई हैड सीन हिम, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 21 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव टोल्ड राम द न्यूज सूनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। उमा अकम्पनीड बाय हर ब्रदर डैश एट द पार्टी। अब ये आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन। दो सब्जेक्ट जो है वो जुड़े हुए हैं अकम्पनीड बाय से। इसके जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों, या फिर टुगेदर विद से जुड़े हों, या फिर विद से जुड़े हों, या फिर अकम्पनीड बाय से जुड़े हों, तो वहां पर जो भी हमारा वर्ब होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। आप सिंपली फर्स्ट सब्जेक्ट देख लीजिए कहाँ है। तो उमा के अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे, उमा अकम्पनीड बाय हर ब्रदर इज एट द पार्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। तो इस तरह के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल में आपको याद रखना है, एज वेल एज, अकम्पनीड बाय, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड, एक्सेप्ट, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो जब भी इस तरह के वर्ड से जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं अगर वो जुड़े हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हमेशा अपनी वर्ब को लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश हैज अ ब्यूटीफुल डॉग अ वाइट लैब्राडोर। अब यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, वन माई फ्रेंड होगा, वन फ्रेंड ऑफ मी, या वन ऑफ माई फ्रेंड होगा। तो यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो जाएगा इसका करेक्ट। तो इसमें आपको ये चीज जानना है कि जो वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है इसके बाद जो भी वर्ब होगी वो सिंगुलर ही हम लगाते हैं, यानी कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हैज आया तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स के साथ हमने हैज लगाया, हैव नहीं लगाया, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंड्स के बहुत सारी फ्रेंड्स में एक की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हम लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आएगा, उसके आगे अगर कोई वर्ब पूछी जाएगी तो वो ऑलवेज सिंगुलर में ही हम इसको लिखते हैं। आगे है ईदर ही और आई डैश मिस्टेकन, ईदर ही और आई डैश मिस्टेकन, आई एम मिस्टेकन, आर, वर या इज। तो यहाँ पे ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह का जो रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट ईदर और से जुड़े हों, या फिर नीदर नॉर से जुड़े हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, वहां पर जो ऑलवेज हम जो भी वर्ब लिखते हैं वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो आप सबसे पहले तो नियर वाला सब्जेक्ट देखो कि कौन सा नियरेस्ट है। तो नियरेस्ट यहाँ पे आई है, आई के अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे एम, ठीक है। तो इसका रूल क्या है कि हम ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के सेंटेंसेस अगर दिए हैं, जो भी सब्जेक्ट जुड़े हैं, ऑलवेज हम देखेंगे पास्ट वाला जो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग आ जाएगा कि इधर ही और आई एम मिस्टेकन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 है आई एम फेड अप डैश ऑन डैश स्टेइंग एट दिस प्लेस। अब आपको सही प्रेपोजिशन बताना है। आई एम फेड अप, ऑन स्टेइंग, विद स्टेइंग, एट स्टेइंग या फॉर स्टेइंग। ये भी इजी है, थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो 25 क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आई एम फेड अप विद स्टेइंग एट दिस प्लेस होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई एम फेड अप विद स्टेइंग एट दिस प्लेस। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत रे हैड एन एनॉर्मस इन्फ्लुएंस डैश द मोशन फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया।
26 क्वेश्चन में सत्यजीत रे हैड एन एनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन द मोशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री होगा, ऑन होगा, तो उनका जो इन्फ्लुएंस था वो मोशन फिल्म इंडस्ट्री पे था, तो ऑन यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन होगा, ठीक है, ऑन इस पे क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आयुर्वेदा क्लेम्स टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच डैश ट्रीटिंग इलनेस, इलनेस है तो फ्रॉम ट्रीटिंग इलनेस होगा, ऑन होगा, विद होगा, ये टू होगा। आयुर्वेदा क्लेम्स टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू ट्रीटिंग इलनेस, यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इट हैज बीन अ वीक सिंस साई हैज बीन सफरिंग डैश अ बैड कफ एंड फीवर, सो इट हैज बीन अ वीक सिंस साई हैज बीन सफरिंग ऑन अ बैड कफ, तो ऑन होगा नहीं, फ्रॉम होगा, विद होगा, बाय होगा, तो बाय भी नहीं होगा, के द्वारा हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि इट हैज बीन अ वीक सिंस साई हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ बैड कफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, इडियम का आपको मीनिंग बताना है। इडियम दिया हुआ है कट नो आइज, कट नो आइज, फील सॉरी फॉर समवन, हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन, फील टू कोल्ड और टू डू एनीथिंग, या फिर हैव अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन। तो कट नो आइज का मतलब होता है कि किसी के ऊपर कोई प्रभाव ना होना, हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, किसी पे इफेक्ट ना पड़ना, तो वहां हम यूज करते हैं कट नो आइज, ठीक है, यानी किसी को इन्फ्लुएंस ना कर पाना, किसी को हम जब इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, कोई व्यक्ति है जो किसी को इम्प्रेस करने में फेल हो गया या उसका प्रभाव अपने किसी के ऊपर वो नहीं कर पाया, वहां हम यूज करते हैं कट नो आइज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट इडियम, यहाँ पे भी इडियम बताना है, तो इस सेंटेंस को पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग। Registering in a wrong course by chance turned out to be a dash for her. अब उसने गलत कोर्स में रजिस्टर कर लिया, ठीक है, गलत कोर्स में रजिस्टर कर लिया, बट वो टर्न आउट हो गया, जंपिंग ऑन द बैंडमॉन, मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किलिंग टू वर्ड्स विद वन स्टोन, या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम है जो उसने पहले गलत हुआ उसके लिए, या कोई ऐसी चीज उसके लिए पहले गलत थी, अच्छी नहीं थी, और वो अगर आगे चल के टर्न आउट हो जाए ब्लेसिंग इन डिसगाइज में, तो वहां पे हम इस इडियम को यूज करते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके लिए पहले अप्रिय थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से आपको बहुत फायदा हो गया, ठीक है, वहां हम यूज करते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स, टू वेदर द स्टॉर्म, टू बी आउट इन बैड वेदर, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, टू मेक अ फस ओवर समथिंग, या फिर टू फील हैप्पी। तो टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति से लड़ना या उसे सर्वाइव करना, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, किसी भी डिफिकल्ट टाइम से सर्वाइव करना, उससे बाहर निकलना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ सेम लोकेलिटी इज कॉल्ड, अगर लोगों का समूह है जो कि सेम लोकेलिटी में रह रहा है, एक ही लोकेलिटी में रहने वाले लोगों को नेबरहुड कहेंगे, क्राउड कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे, या पब्लिक कहेंगे। तो अगर एक साथ लोग रह रहे हैं, एक सेम लोकेलिटी है, उसको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या है, पूरी कम्युनिटी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इज कॉल्ड, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि भाई आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन्स के लिए लिखना, आर्ट ऑफ राइटिंग क्या कहलाता है, लिटरेचर, जर्नलिज्म, बायोग्राफी, या आर्टिस्ट्री। तो यहाँ पे जर्नलिज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटरेचर जो है बेसिकली वो एक पीस ऑफ राइटिंग है जो कि हम हमारे जो भी कहानी है या जो नॉवेल्स हैं उससे रिलेटेड हो गया, पोएम्स हैं। जर्नलिज्म क्या है, एक ऐसी आर्ट ऑफ राइटिंग है जो कि मैगजीन और न्यूज़पेपर्स के लिए लिखी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बायोग्राफी क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखना, बायोग्राफी हो गया। और आर्टिस्ट्री का मतलब होता है द स्किल ऑफ एन आर्टिस्ट, ठीक है। आर्टिस्ट्री का मतलब होता है कि किसी आर्टिस्ट का जो स्किल है, ठीक है, द स्किल ऑफ एन आर्टिस्ट इज कॉल्ड आर्टिस्ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है सेंटेंसेस का।
आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज रियली यू। अब ये जो एक सेंटेंस दिया हुआ है इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। तो देखो नेगेटिव में इसको हमें बदलना है। एक बात और याद रखिएगा कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करते हैं वहां पर हम कुछ ऐसे बेसिक चीजें जिनको हम ध्यान रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी मीनिंग में हम बदलाव नहीं करेंगे। जैसे अगर मुझे मान लो इसका नेगेटिव बनाना है तो अर्थ इसका नहीं बदलना चाहिए, नेगेटिव में होगा लेकिन मीनिंग जो है, जो सेंस है, जो बात है, वो सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज रियली यू, मैं बहुत डाउटफुल थी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो इसमें क्या बनेगा, आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज रियली यू, या फिर आई डिड नॉट बिलीव, मैंने भरोसा नहीं किया, मैंने बिलीव ही नहीं किया। तो डाउटफुल का मतलब ये थोड़ा नहीं कि उसने बिलीव नहीं किया, तो ये यहाँ पे अर्थ जो है बदल रहा है। तो मैं यहाँ आई डिड नॉट बिलीव में नहीं जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं डाउटफुल हूं यानी कि मैं श्योर नहीं हूं, है ना। जब हम डाउटफुल तब होते हैं जब हम किसी चीज को लेके श्योर ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, इसलिए सी वाला भी नहीं होगा। आई वॉज श्योर इट वॉज, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आई वॉज श्योर इट वॉज रियली नॉट यू, तो ये भी नहीं है बिकॉज वो श्योर थी ही नहीं, वो तो डाउटफुल में है ना, तो श्योर हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर आई वॉज इन नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो वही है कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ होगा कि आई वॉज नॉट श्योर इफ दैट इट वॉज रियली यू, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम। 35 है दिस इज ऑल आई वॉन्ट, इसको हमें नेगेटिव करना है। तो जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव में नकारात्मक लिखना है, ठीक है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे दिस इज ऑल आई वॉन्ट, ये है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर नॉट ऑल आई वॉन्ट इज दिस, या फिर ऑल आई वॉन्ट इज नॉट दिस, या फिर आई वॉन्ट नॉट ऑल दिस। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, ठीक है, मतलब मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं चाहिए, यानी कि मतलब वही हुआ ना कि दिस इज ऑल आई वॉन्ट, मुझे यही है जो मुझे चाहिए। तो फिर हम इसका नेगेटिव कैसे बना सकते हैं कि आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, ठीक है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है आई नेवर आस्क्ड हर टू कम विद मी, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। अब इसको हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रश्न पूछने के लिए जो हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं। तो इसका कुछ बेसिक रूल होता है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आप देखोगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, डू, डज या डिड हम वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। पहला डू, डज, डिड लिखेंगे, इनमें से कोई एक लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, इज, एम, आर और वॉज, वर ये सब नहीं दिया हुआ है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई एक चीज लिखेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे आई नेवर आस्क्ड दिया हुआ है यानी पास्ट में है, तो यानी पास्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या लगाऊंगी, डिड लगाऊंगी। तो आप डू वाला ऑप्शन हटा दो यहाँ से। अब आ गया डिड, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेवर है, नेवर को हम चेंज कर देंगे एवर में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेवर को हम चेंज करते हैं एवर में, ठीक है। जैसे कि नेवर हो गया, जैसे कि नथिंग है, तो अगर मान लो नथिंग दिया है तो नथिंग को हम एनीथिंग में चेंज कर देंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं, यहाँ पे नेवर दिया हुआ है तो मैं इसको एवर कर दूंगी। तो अब आप देख लो डिड आई नॉट आस्क हर, तो ये होगा नहीं। डिड आई एवर आस्क, तो यहाँ पे एवर दिया हुआ है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। डिड आई नेवर था, तो फिर यहाँ हो गया आई नेवर आस्क्ड हर हो गया, तो डिड आई एवर आस्क हर टू कम विद मी, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका बन गया सही वाला सेंटेंस, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यू कैन टॉक एज मच एज यू लाइक। अब ये सेंटेंस किस चीज का एग्जाम्पल है, कौन सा क्लॉज है। क्लॉजेस के टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे, क्लॉजेस एनालिसिस। तो यहाँ दिया हुआ है यू कैन टॉक एज मच एज, यू कैन टॉक एज मच एज यू लाइक। तो ये जो क्लॉज है ये कौन सा है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर नाउन है।
तो यहाँ पे टॉक जो है बोला गया कि आप बात कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो, है ना, एज मच एज यू लाइक। तो ये जो एज मच एज है ये एडवर्बियल क्लॉज है जिसको एडवर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ब क्लॉज कुछ भी नहीं होता है, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एडवर्ब क्लॉज बेसिकली क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट एनी टाइम, प्लेस, कंडीशन, जो कि कुछ ना कुछ बताता है, भाई कभी रीजन बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है ना, तो वो आपका हो गया। तो एडवर्ब क्लॉज बेसिकली क्या है, जो एज अ एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में काम करते हैं। जैसे ये या तो किसी वर्ब के बारे में बताएंगे, या तो ये एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे, या एडवर्ब खुद एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को देने का काम करता है। तो यहाँ पे टॉक जो है, जो वर्ब है, इसके बारे में ही तो बताया जा रहा है ना कि यू कैन टॉक, कैसे आप बात करोगे, जितना आपको पसंद हो, यानी एज मच एज। तो यहाँ पे बेसिकली एक अमाउंट बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी होगा, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आई डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट ही कुड बी मिस्टेकन। अब यहाँ पे आपको सही क्लॉज बताना है, क्या होगा। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा क्लॉज होगा, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है, या एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट ही कुड बी मिस्टेकन, यानी कि इट डिड नॉट सीम, यह पॉसिबल नहीं दिखाया लगा, दैट इट कुड बी मिस्टेकन। तो ये जो दैट है यहाँ, ये जो है कि नाउन क्लॉज के बारे में बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। वर्ब क्लॉज कुछ भी नहीं होता है, एंड इसके अलावा एडवर्ब क्लॉज भी नहीं बोल रहा है, यानी कि कोई ऐसा मैनर या कोई भी कंडीशन या कोई ऑब्जेक्टिव, इस तरह की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एज अ ऑब्जेक्ट नाउन क्लॉज को यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन यू गो टू स्लीप आई एम गोइंग टू वॉच द गेम। इसमें आपको बताना है अंडरलाइन क्या क्लॉज यहाँ पे यूज है, कौन सा क्लॉज है। व्हेन यू गो टू स्लीप, तो आप देखोगे कि यहाँ पे व्हेन यू गो टू स्लीप दिया हुआ है, व्हेन से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और ये बेसिकली टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो वर्ब होगा नहीं, नाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम की बात की गई है, ठीक है। तो जो ये क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि जब आप सोने जाओगे, तो व्हेन यू गो टू स्लीप, तो ये जो व्हेन है ये एडवर्ब क्लॉज की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है एक पैसेज। तो मैं पैसेज को यहाँ पे पूरा रीड नहीं करूंगी, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से पैसेज को पढ़िए, एंड देन आप खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत इजी पैसेज है, मैंने इसको पढ़ा है, लेकिन मैं अभी इसको नहीं पढ़ूंगी, यहाँ पे मैं केवल राइट आंसर डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए आप, उसके बाद आंसर को करिए। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग चिल्ड्रन ऑन देयर बैक्स ऑल डे लॉन्ग followed by many African women is approved by the writer, disapproved by the writer, recommended by the writer, या considered desirable by the writer। पूरे पैसेज में कहा गया कि जो अफ्रीकन वुमेन है, जो कैरी करती हैं चिल्ड्रन को पूरे दिन, वो उनके बारे में बताना है कि जो राइटर था वो क्या वो उनको अप्रूव कर रहा था। तो यहाँ पे इस पूरे पैसेज को जब आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे उस राइटर जो है डिसअप्रूव कर रहा था इस चीज को, यानी कि राइटर ऐसा नहीं कह रहा था कि हर पूरे दिन जो है बेबीज को बैक पे कैरी करना जरूरी है, ठीक है। तो राइटर के द्वारा इस चीज को डिसअप्रूव किया गया है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, द चाइल्ड वॉज रेस्टलेस बिकॉज, चाइल्ड जो था वो रेस्टलेस था। क्यों था रेस्टलेस? ही डिडेंट लाइक हिज मदर्स बैक, ही वॉन्टेड टू बी कैरिड इन अ कैरेज, ही वॉन्टेड फ्रीडम एंड अ चांस टू यूज हिज लिम्स, या फिर ही वॉज फीलिंग हंग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पूरे पैसेज में, तो वो जो बच्चा है वो बॉक्सेस से, पॉट्स, स्पून से खेलने लगता है वहां पे, है ना। तो उसको अच्छा लगता है, वो साउंड फैसिनेटेट करता है उसको। तो ये है कि ही वांटेड फ्रीडम, वो फ्रीडम चाहता था, एंड ही वांटेड अ चांस टू यूज हिज लिम्स, ठीक है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, द वर्ड नेसल मीन्स टू। द वर्ड नेसल मीन्स क्या होता है? टेक अ बेबी विद यू इन अ perambulator, put a baby down gently on the ground,
होल्ड अ बेबी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन इन अ सॉफ्ट और वार्म प्लेस, या फिर प्ले विद अ बेबी टू क्विटन हिम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये है आपका 42, और 42 के लिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पे गिवन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, होल्ड अ बेबी। यानी कि नेसल का मतलब बेसिकली होता है, इस पैसेज में नेसल वर्ड आया है शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनी अफ्रीकन मदर्स कैरी, और नेसल वो क्या करती है, बच्चों को कैरी करती है अपनी बैक पे या नेसल करती है। तो ये जो नेसल वर्ड है, नेसल वर्ड का मतलब होता है कि पुट अ बेबी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। आप बेबी को किसी कंफर्टेबल पोजीशन में पकड़ते हैं, वार्म प्लेस, सॉफ्ट और वार्म प्लेस में, उसको हम नेसल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 43 है, फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है। तो द वर्ड फैसिनेटेड मीन्स, तो फैसिनेटेड का मतलब है डिस्ट्रैक्टेड, कैप्टिवेटेड, कंफ्यूज्ड या डिस्टर्ब। तो यहाँ पे कैप्टिवेटेड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फैसिनेटेड का मतलब होता है कैप्टिवेटेड, कोई चीज जो बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत आकर्षक है, उसके लिए हम कैप्टिवेटेड वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 44 क्वेश्चन कहता है कि मैनी मदर्स कैरी चिल्ड्रन ऑन देयर बैक्स बिकॉज, बहुत सारी मदर जो हैं चिल्ड्रन को बैक पे कैरी करती हैं, क्यों उनके कैरी करने का रीजन आपको बताना है, पैसेज के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी, दे थिंक दैट चिल्ड्रन रिमेन सेफ। वो कैरी इसलिए करती थी क्योंकि उनको लगता था कि जो बच्चे हैं वो कैरी करने से सेफ रहेंगे एंड क्वाइट रहेंगे, शांत होंगे, वो बहुत ज्यादा रूम को अनटाइडी नहीं करेंगे और शांत रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 44 के लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका अनसीन पोइट्री। अनसीन पोइट्री में भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस पूरी पोइट्री को पढ़ सकते हैं और उसके आधार पे आप आंसर करिए। मैं केवल राइट आंसर डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो चलिए फिर एक एक करके करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। पोएम की राइम स्कीम पूछी गई है, क्या होती है। तो राइम स्कीम आपको पता होगा, पहले भी हम करते आ रहे हैं राइम स्कीम। आपको राइम स्कीम में कुछ नहीं करना, केवल आप लास्ट वाला जो वर्ड है उसको आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे राइम स्कीम करेंगे। जैसे स्पेंट है, वाइड है, हाइड है और बेंट है, ये चार आप देख लो। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, स्पेंट है तो ए कर देंगे, सबसे पहले ए आएगा। स्पेंट, वाइड दोनों अलग है, तो अलग अलग, जब अलग आपको दिख रहा है तो आप अगला वाला अल्फाबेट लिख दो, ठीक है। जैसे स्पेंट है ए, वाइड है बी, हाइड, अब वाइड के बाद हाइड आ रहा है तो दोनों आप देखेंगे दोनों का साउंड सेम है तो बी कर देंगे, और स्पेंट और बेंट का साउंड सेम है तो इसको हम ए कर देंगे। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या बनी, ए बी बी ए, ठीक है। तो करेक्ट राइम स्कीम होगा ए बी बी ए, ऑप्शन नंबर सी बी इसका हो जाएगा राइट, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाईज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, मेटाफर, पन या पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाईज जो है, इसमें ये जो यहाँ पे जो करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। जो पेशेंस है, जो धैर्य है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वो रिप्लाई करती है और वो मर्मर करती है, तो पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण है, जहाँ पे आप ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द पोएम इज रिटन इन, ये जो पूरी पोएम है ये कौन से सोनेट में लिखी गई है। तो इसके लिए आपको राइम स्कीम पूरी पढ़नी है। जब आप पूरी राइम स्कीम देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सोनेट है। सोनेट की जैसे राइम स्कीम होती है, इस तरह इसकी भी राइम स्कीम है। तो राइम स्कीम से आप इजीली पता कर सकते हो कि कौन सा यहाँ पे सोनेट है। जैसे कि हमने अभी राइम स्कीम किया था जिसका ए बी बी ए था, है ना। तो ए बी बी ए आपको पता होगा कि ए बी बी ए का जो राइम स्कीम है वो क्लासिकल का होता है। इटालियन सोनेट जो होता है या जिसको हम पेट्रार्कन कहते हैं, उसका ए बी बी ए से ही शुरू होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सोनेट है ये है क्लासिकल सोनेट, ठीक है। सबसे पुराना सोनेट है क्लासिकल सोनेट। तो ये जो पोएम है ये क्लासिकल सोनेट में लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच इन सेकेंड लाइन। अच्छा, पूरा पैसेज आपको पूरा पोइट्री पढ़ के सेकेंड लाइन का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बताना है, ठीक है। तो सेकेंड लाइन इसका देख लेते हैं कहां पर है। सेकेंड लाइन है,
सेकेंड लाइन है अर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। इसमें आपको बताना है करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो आप देखोगे W और W का रिपीटेशन है, यहाँ पे D और D का रिपीटेशन है, यानी कि वर्ल्ड एंड वाइड अगर हम देखें या हम डेज इन दिस डार्क देखें तो यहाँ पे जो भी फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, यहाँ पे एलिटरेशन है, ठीक है। एलिटरेशन में कॉन्सोनेंट साउंड्स आपके रिपीट होते हैं और इसको हम हेड राइम भी बोलते हैं, हेड राइम, या फिर इसको हम इनिशियल राइम भी बोलते हैं, ठीक है। हेड राइम और इनिशियल राइम जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स साउंड्स वर्ड की इनिशियली या मिडिल में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो एलिटरेशन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉलिलोक्वी। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिटरेचर से है, लिटरेरी टर्म से। सॉलिलोक्वी क्या होता है, तो सॉलिलोक्वी ड्रामा के अंदर पाया जाता है। ड्रामा की एक टेक्निक है, ड्रामेटिक टेक्निक है, जहां पर एक एक्टर जो है अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को अलाउड जोर जोर से क्या करता है, जाहिर करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, जो भी एक्टर के थॉट है, जो कैरेक्टर है उसके जो भी इनर फीलिंग्स होती हैं, जो भी उसके इनर फीलिंग्स है, जो वो फील कर रहा है, उसको वो जोर जोर से क्या करता है, बोलता है, एक्सप्रेस करता है, तो उसको सॉलिलोक्वी कहा जाता है। सॉलिलोक्वी का मतलब होता है कि सेल्फ, जहाँ पे वो अकेला ही अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे कोई उसे दूसरा नहीं सुन रहा, ठीक है, वहां पे सॉलिलोक्वी होता है। आगे बढ़ेंगे, कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज। कॉमिक रिलीफ कहाँ इम्प्लाई होता है, कॉमिक रिलीफ क्या है, द इंटरवल इन अ प्ले, किसी भी प्ले में इंटरवल होता है। हिलारियस ट्रेजेडी है, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड है जो कि किसी ट्रेजेडी को इंटरप्ट करती है, या फिर इफेक्ट ऑफ कैथारसिस है। कैथारसिस का मतलब होता है संवेगात्मक विरेचन। कैथारसिस का मतलब है कि जब हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, विरेचन कर देते हैं, निकालते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, जैसे कि मूवी देख के रोना आ जाता है, वो एक कैथारसिस हो गया, ठीक है। तो कॉमिक रिलीफ का मतलब यहाँ पूछा गया तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा ह्यूमरस एपिसोड जो किसी ट्रेजेडी को इंटरप्ट करे, जैसे मान लो कोई कहानी, कोई फिल्म ऐसी देख रहे हैं जो बहुत डार्क फिल्म है, कोई बहुत ट्रेजेडी वाली फिल्म है, और उसमें कोई ऐसा एक ह्यूमरस कुछ ऐसा सीन आ गया। कई बार ऐसे होता है फिल्मों में बहुत ज्यादा ह्यूमरस ऐड कर दिया जाता है कई बार, तो वो एक कॉमिक रिलीफ का काम करता है ऑडियंस के लिए, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैस्टोरल एलिजी। पैस्टोरल एलिजी के बारे में कौन सा फीचर नहीं होगा, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि एलिजी के टाइप से आया हुआ है। एलिजी आपको पता है कि जो लेमेंट पोएम होती है, एलिजी के भी टाइप होते हैं, ठीक है, जिसमें से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पेस्टोरल एलिजी मेन है। पेस्टोरल एलिजी के बारे में नॉट पूछा गया है तो मैं फटाफट राइट आंसर ही बताऊंगी, इसका ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो, इसको बेसिक समझना है, बहुत डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहला है कि स्पीकर जो है कोई भी शुरुआत यहाँ करता है, जैसे बेसिकली पेस्टोरल एलिजी रूरल एरिया के बारे में दिखाता है, ठीक है, जो गांव वाले क्षेत्र होते हैं, रूरल एरिया है, वहां पर इसको दिखाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में दिखाया जाता है। और यहाँ पे शेपर्ड को यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसिडर किया गया है, शेपर्ड्स को यहाँ पे फीचर किया जाता है, यानी चरवाहा, ठीक है, चरवाहे ही इसमें मेन होते हैं। मतलब कि मान लो जो जिसकी डेथ हो गई वो भी शेपर्ड है, और जो उसकी डेथ पे रो रहा है या शोक मना रहा है वो भी शेपर्ड होता है। तो अब एक शेपर्ड दूसरे शेपर्ड की मृत्यु पे शोक जाहिर करता है, रूरल एरिया को यहाँ दिखाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हायर लाइफ की बात नहीं की जाती है कि भाई इसमें शेपर्ड को ये रियलाइज होता है कि भाई हम एक जो डेथ है वो एक हायर लाइफ की तरफ एंट्री है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी तक आपको बताया है इतना आप याद रखो, इससे डिटेल नहीं पूछेगा, ठीक है। रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों को दिखाया जा रहा है, चरवाहों को दिखाया जा रहा है, डेथ की बात यहाँ की जा रही है, ठीक है, वो सब पेस्टोरल एलिजी का पार्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कहता है, रिगार्डिंग द अबव 4 फीचर्स चूज द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट सोनेट। सोनेट के बारे में सही क्या है। फर्स्ट है इट मीन्स लिटिल साउंड। तो देखो, सोनेट जो है वो इटालियन वर्ड से आया है। कहाँ से आया है, इटालियन शब्द सोनेटो से आया है। तो सोनेटो का मतलब होता है लिटिल साउंड, ठीक है। लिटिल सॉन्ग भी हम कह सकते हैं और लिटिल साउंड भी हम कई बार कहते हैं। तो लिटिल सॉन्ग, लिटिल साउंड दोनों ही सही है। 14 लाइन होती है सोनेट में, बिल्कुल ठीक है,
ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट्स को लिखा जाता है, ये भी ठीक है। पेट्रार्कन, स्पेंसेरियन, शेक्सपियरियन तीनों ही सोनेट के बेसिक फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पे सोनेट के बारे में करेक्ट है। तो इसमें मेरा मकसद ये है कि आपको सोनेट के बारे में पता होना चाहिए कि सोनेट क्या है, कहाँ से आया। तो सोनेट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। सोनेटो मीन्स होता है लिटिल साउंड और सॉन्ग। 14 लाइनों की पोएम है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। काफी सारे सोनेट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये सब बेसिक बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपको बताना है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनुरी। अब जेनुरी का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, फटाफट से देखेंगे। अगर बेसिक आपने सिंबल्स भी पढ़े हैं तो आप कर लोगे इसको, ठीक है। अब जनवरी पूछा गया है, जनवरी, तो आप पहले बोल के देखिए और उसके बाद आप जनवरी के अकॉर्डिंग देखिए। तो जनवरी जैसे हम हिंदी में जनवरी लिखते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है वो जनवरी का होता है, जनवरी। अगर मैं जनवरी लिखूं जैसे हम इसको बोलते हैं, हालांकि मैं गलत लिख रही हूँ लेकिन आपको समझाने के पर्पज से मैं ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है। जनवरी हम बोलते हैं इंग्लिश में, जनवरी। तो जनवरी में आप देखोगे कि ज आ रहा है, और ज के लिए हमारा सिंबल क्या होता है, जे नहीं। जे नहीं होता, जे य के लिए होता है इंग्लिश में। जे के लिए जो सिंबल होता है वो डी जेड करके होता है, ये वाला होता है, ठीक है। डी जेड, ये या तो ये वाला या तो ये वाला आएगा। तो अब आप जे वाला सिंबल हटा दो, तो जे वाला ये हुआ नहीं, बिकॉज जे जो है वो य के लिए होता है और हमें ज लिखना है। तो जनवरी के लिए ये डी जेड वाला सिंबल आएगा पहले, और यहाँ पे केवल जेड दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये जो होता है केवल जेड, ये ज के लिए होता है, तो ज भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे डी जेड तो सही है दोनों में, उसके बाद यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है। तो ए जो होता है, ये जो ए आप देख रहे हो, ये आ के लिए होता है। बेसिकली आ के लिए, आ सिंबल के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो जनवरी में ए आना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। फिर ये जो आप डी जेड के बाद जो आप ये वाला सिंबल देख रहे हो, ये होता है ए की मात्रा के लिए। तो जनवरी अगर आप देखो तो उसका करेक्ट जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड साइज। अब साइज का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन बताना है हमें। तो साइज में आप देखोगे, अगर हम साइज लिखें तो ज हो जाएगा साइज, तो ये स के लिए होता है, नहीं होगा। ये आपका ज के लिए होता है, ठीक है, और ये भी आपका स के लिए होता है, नहीं होगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो आई दिया हुआ है, ये सी के लिए हो जाएगा, सीज। ई का साउंड नहीं होता, तो बी होगा इसका, ठीक है। साइज, ए आई है तो आई हो जाएगा साइज, ठीक है। नेक्स्ट है दे बिगिन एज प्लोसिव्स एंड एंड एट फ्रिकेटिव्स एज नोन एज। ये भी आपका फोनेटिक सिंबल साउंड से क्वेश्चन है, ठीक है। प्लोसिव से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं फ्रिकेटिव से। इनको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एफ्रिकेट्स, ठीक है। अब देखो सबको आपको याद रखना है, बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, मैं ऑलरेडी ये सब वीडियो में बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। आई विल ओनली डिस्कस ब्रीफली अबाउट देम। तो प्लोसिव जो है इनकी संख्या 6 होती है, याद रखिए, पी बी टी डी के जी, ठीक है, 6 प्लोसिव्स हैं। नेजल्स 3 है, एम एन और ये इंग वाला साउंड जो होता है, ये 3 नेजल्स हो गए। एफ्रिकेट की संख्या 2 होती है, एक तो आपका डी जेड हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया टी एफ, च और ज, ठीक है। और ग्लाइड्स की संख्या 8 होती है। ग्लाइड्स को हम डिप्थोंग भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम डबल वॉवल साउंड भी बोलते हैं, डबल वॉवल्स। तो ये आपको याद रखना है। तो एफ्रिकेट जो होते हैं वो प्लोसिव से शुरू होते हैं और एंड होते हैं एज फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स की संख्या 9 होती है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये सारी बेसिक बातें आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट है टू लेटर्स ब्लेंड टुगेदर टू मेक अ वन वॉवल साउंड। 2 लेटर जब एक साथ ब्लेंड होते हैं और एक साउंड क्रिएट होती है, यानी कि 2 लेटर हैं, आपने 2 लेटर को ब्लेंड किया, जोड़ा, और एक वॉवल साउंड अगर बन रहा है, ठीक है, जैसे ए प्लस यू है तो इसका ए यू बन गया, औ बन गया। तो 2 साउंड से, 2 लेटर से, 2 वॉवल से एक वॉवल बना, इसको डिप्थोंग कहेंगे, ठीक है। ये डिप्थोंग है जिनको हम ग्लाइड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56 क्वेश्चन के लिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको बलून का बताना है ट्रांसक्रिप्शन क्या होना चाहिए। बलून,
तो बलून में आप देख लीजिए कौन सा होना चाहिए। बलून है तो पहले बी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये अ के लिए होता है। उसके बाद एल दिया हुआ है, फिर बड़े ऊ की मात्रा, डबल ऊ है तो ऊ की मात्रा आएगी बड़े ऊ की, तो उसके लिए यू दिया हुआ है यहाँ पे। और बाकी में अगर मैं देखूं तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन ही क्या होगा, बलून के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। 58 क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द सीएलटी कैरेक्टरिस्टिक। सीएलटी की कैरेक्टरिस्टिक हमें बतानी है। फर्स्ट है इट इज फोकस्ड ऑन करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस करता है? इट डज नॉट अलाउ फंक्शनल अप्रोच, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही वाला बताना है, क्या एक विशेषता होती है। फिर यहाँ पे डी वाला भी नहीं होगा कि भाई बच्चे कमांड को ओबे करते हैं, बिकॉज ये आर्मी मेथड में होता है, सीएलटी में नहीं होता। सी इसका करेक्ट हो गया कि द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव। जो भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है सीएलटी में, वो फंक्शनल होता है, कार्यात्मक होता है, मीनिंग पे आधारित होता है और कम्युनिकेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव अप्रोच इज एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग दैट एम्फसाइजेस मेनली ऑन। सीएलटी किस पर मेनली एम्फसाइज करता है? स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे, प्रैक्टिस पे या फॉर्म पे? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि फॉर्म पे, प्रैक्टिस पे कभी भी और स्ट्रक्चर पे कभी भी फंक्शन नहीं किया जाएगा, ऑलवेज फंक्शन पे फोकस किया जाएगा। कुछ और वर्ड होते हैं जैसे कि फंक्शन हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, मीनिंग हो गया, यूज हो गया, ठीक है। यूज, फंक्शन, कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग, ये सब हमारे कम्युनिकेटिव अप्रोच के मेन टर्म है, ठीक है। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लर्निंग इन मदर टंग हेल्प्स द स्टूडेंट टू। अब अगर बच्चा मदर टंग में सीख रहा है तो वो क्या मदद करेगा? किसी भी लैंग्वेज को क्रिएट करने में, रिप्रोड्यूस करने में, इंटरप्ट करने में, इंपर्ट करने में या कॉम्प्रीहेंड करने में। तो याद रखना कि मदर टंग का उपयोग जो होता है वो ऑलवेज बच्चे को कॉम्प्रीहेंड करने में मदद करता है। जो भी चीज वो पढ़ रहा है उसकी समझ को बनाने के लिए ऑलवेज मदर टंग हेल्प करता है। जो वो पढ़ रहा है उसको समझना, कॉम्प्रीहेंड करना सबसे जरूरी होता है मदर टंग में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रेमिडियल टीचिंग इज कंसर्न्ड विद टू टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी। दो टाइप की डेफिशिएंसीज से कंसर्न्ड है रेमिडियल टीचिंग। पहला, द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट पेरेंट्स, द प्रेजेंस ऑफ बैड एंड एब्सेंस ऑफ गुड हैबिट्स, द एनकरेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स, या फिर द एवरेज एंड अबव एवरेज लर्नर। तो कौन सी दो प्रकार की डेफिशिएंसी है जिससे कंसर्न होता है रेमिडियल टीचिंग? सो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका। देखो यहाँ कहा गया है कि जो रेमिडियल टीचिंग होता है वो जो भी बैड हैबिट्स है और जो गुड हैबिट की कमी है, इनको हटाने के लिए जो उपयुक्त कौशल है या जो हैबिट्स है उसको इनकलकेट करने के लिए हम रेमेडी करते हैं, उनको दूर करने के लिए हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है द टर्म फोनेटिक ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, सिमेंटिक ग्रुपिंग किससे रिलेटेड है? तो ये जो हम अलग अलग टाइप की ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, ये ग्रुपिंग किसके अंदर आती है? प्रेजेंटेशन के अंदर आती है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में आएगी, ग्रेडेशन में आएगी या फोनोलॉजी में आएगी? तो हमने दो वर्ड पहले भी पढ़ा है कि जो एक ग्रुपिंग होता है और एक सीक्वेंसिंग होता है, ठीक है। दो टर्म होते हैं। तो ये जो दोनों टर्म है ये दोनों ही ग्रेडेशन के अंदर आते हैं। ग्रेडेशन जो होता है उसके दो टाइप हो सकते हैं। ग्रेडेशन में हम दो चीजें करते हैं, एक तो ग्रुपिंग करना, चाहे वो ग्रुपिंग फोनेटिक हो, साउंड के आधार पे ग्रुपिंग करना हो, ग्रामेटिकल यानी जो भी सिंटेक्स के आधार पे ग्रुपिंग करना हो, या सिमेंटिक यानी मीनिंग के आधार पे कोई भी ग्रुपिंग करनी हो। तो ये सब ग्रुपिंग हमारे ग्रेडेशन का पार्ट है। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली मैटर को क्या करना, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना किसी भी मैटर को, वो होता है ग्रेडेशन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच मेथड इज मिडवे बिटवीन द टू ओल्ड मेथड। कौन सा मेथड है जो दो पुराने मेथड के बीच मिडवे का काम करता है? तो मिडवे मतलब कि एक तो आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन यानी जीटीएम हो गया, और एक आपका हो गया डायरेक्ट मेथड। दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करना, ब्रिज भी कई बार इसको कहते हैं, ब्रिज का काम करना, पुल का काम करना। तो ये होगा आपका बाइलिंगुअल मेथड। 63 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाइलिंगुअल मेथड जो है, जो कि सीजे डॉटसन के द्वारा दिया गया, और सीजे डॉटसन ने क्या कहा कि भाई आप बाइलिंगुअल मेथड में टारगेट भाषा प्लस जो बच्चे की मदर टंग वाली भाषा है, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, दोनों ही भाषाओं को यूज करेंगे।
बाइलिंगुअल मेथड में मदर टंग जो है वो केवल कौन यूज करता है, टीचर यूज करता है, स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। जब भी टीचर को जरूरत है कोई चीज सिखाने की तभी वो उसको सिखाता है। तो ये बेसिक बात बाइलिंगुअल मेथड में आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। 64 है, इवैल्यूएशन इज डन ऑन द टू बेसिस। दो बेसिस पे इवैल्यूएशन किया जाता है। कौन कौन से दो बेसिस हैं? क्यूमुलेटिव होगा, टर्मिनल होगा, सीजनल होगा, सेशनल होगा, या फिर फॉर्मेटिव एंड समेटिव होगा। तो दो आधार पे इवैल्यूएशन हमेशा किया जाता है। दो बेसिक्स हैं इवैल्यूएशन की, वो है फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव यानी आपका असेसमेंट हो गया एफए, समेटिव आपका हो गया एसए, ठीक है। तो दोनों ही आधार पे इवैल्यूएशन करते हैं, हम दोनों ही तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है, फ्रीडम ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर इज एसेंशियल डैश इज रैशनल ऑफ। अब आपको बताना है फ्रीडम ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर। अगर हम स्पीकर के पार्ट पे बात करें तो वहां उसको फ्रीडम दी जाती है। तो कौन सा ऐसा अप्रोच है जहां पे ये फ्रीडम उसको दी जाती है? तो यहाँ पे बोला गया कि स्पीकर के पार्ट पे फ्रीडम है। जरूरी है कि जो बंदा बोल रहा है उसको आप फ्रीडम दे बोलने के। तो बोलने का फ्रीडम यहाँ पे कम्युनिकेटिव में ही दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम कैन बी यूज्ड टू। अब इसमें आपको इररेलेवेंट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे यूज कर सकते हैं, किस चीज में यूज करेंगे? अब आपको इररेलेवेंट बताना है, यानी आपको इसका नेगेटिव बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली भाषा को सिखाने के लिए हम यूज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीलिंगुअलिज्म में केवल लैंग्वेज ही सिखाई जा रही है। तो ये आपका क्या हो गया? गलत ऑप्शन हो गया, इररेलेवेंट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट स्टूडेंट्स स्टडी द सिलेक्टेड सब्जेक्ट मैटर, स्टडी थोरोली द कंटेंट मैटर, फील लेस फटीग, या इन्फ्लुएंस ऑफ हैंडराइटिंग एंड लैंग्वेज। तो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं जिसमें आपके एमसीक्यूज हो गए, ट्रू फॉल्स हो गया, या फिर मैं बोलूँ कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हो गए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, मैचिंग वाले प्रश्न हो गए, ये सारे प्रश्न, ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें बच्चों को पूरा कंटेंट मैटर को बहुत थॉरोली पढ़ना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एक मेजर फायदा इसको हम कहेंगे कि ये जो टेस्ट है इसमें बच्चों को ओवरऑल जानकारी जरूरी होती है। उसको कंटेंट मैटर पढ़ना पड़ेगा अगर उसे एमसीक्यूज क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकता। तो उसको कंटेंट मैटर को पढ़ना थॉरोली बहुत जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, न्यू वर्ड एट अर्ली stages should refer to objects and action which can be shown and demonstrated in the new classroom is a precaution of। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा गया एग्जाम में, तो फटाफट से बताएंगे क्या होना चाहिए। कौन सा मेथड है? स्ट्रक्चरल है, सिचुएशनल है, बाइलिंगुअल है, या डायरेक्ट है? तो किसका प्रिकॉशन है? प्रिकॉशन का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा मेथड है जहां पे ये चीज हम नहीं करते, ठीक है। कौन सा ऐसा मेथड है जहां पे ये चीजें नहीं की जाती, यानी अर्ली स्टेज में बच्चों को ऑब्जेक्ट, एक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन इससे नहीं सिखाया जाता, वो बताना है। प्रिकॉशन मतलब कि कौन से में नहीं करेंगे। तो ये चीज हम स्ट्रक्चरल में नहीं करते। स्ट्रक्चरल मेथड में सिंपली हम सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन करते हैं मटेरियल का। मीनिंगफुल तरीके से हम स्ट्रक्चर्स को सिखाते हैं। यहाँ पे कैसे सिखाते हैं स्ट्रक्चर? मीनिंगफुल सिखाते हैं। मीनिंगफुल सिचुएशन में स्ट्रक्चर्स को सिखाया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट, एक्शन और ये सब का यूज हम स्ट्रक्चरल में नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, मैचिंग टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया मैचिंग टेस्ट किसका एग्जाम्पल है। तो मैचिंग टेस्ट जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और जो शॉर्ट, लॉन्ग और ऐसे हैं, ये तीनों ही आपके कौन से टेस्ट में आते हैं? सब्जेक्टिव के अंदर आते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट। अब देखो यहाँ कहा गया कि जो मल्टीलिंगुअल नेचर है एक इंडियन क्लासरूम का, उसे हमें एज अ रिसोर्स यूज करना चाहिए। तो क्या ऐसी जरूरत है? क्यों हम एज अ रिसोर्स मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज करेंगे क्लास में? उसका रीजन बताना है। तो ये जो रीजन है ये एनसीएफ ने भी कहा है। एनसीएफ ने भी ये बात कही है कि भाई आप मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज करेंगे सो दैट एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड इन द क्लास, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन है कि हर बच्चा अपने आप को सुरक्षित, सिक्योर और एक्सेप्टेड फील करे। इसीलिए हम मल्टीलिंगुअलिज्म को एज अ रिसोर्स या फिर एज अ एसेट या फिर एज अ स्ट्रैटेजी यूज करते हैं।
और ये कभी बर्डन नहीं होता, हमेशा एक पॉजिटिव एलिमेंट है मल्टीलिंगुअलिज्म। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट। सो गाइज यहाँ पे हमारे 70 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, और इसके साथ हमारा सेकंड मॉक टेस्ट होता है कंप्लीट। टोटल 10 मॉक टेस्ट लाने का मेरा पूरा टारगेट है, और अपकमिंग डेज में डेली बेसिस पे ये मॉक टेस्ट आया करेंगे इसी तरह से। तो 10 मॉक टेस्ट मैं कराऊंगी फटाफट से, जितना हो सके उतना जल्दी। एंड आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी इस तरह की बड़ी बड़ी वीडियोस बना सकूं, बिकॉज बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने में मोटिवेशन चाहिए बहुत ज्यादा, आपको भी पता होगा। सो इसीलिए इस सेशन को प्लीज शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, जितना हो सके उतना इसको पहुंचाइए अपने दोस्तों तक। इसके अलावा शेयर के साथ साथ लाइक कीजिए। एंड पहली बार चैनल पे आप जुड़े हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मिलते हैं फिर। कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, कोई डाउट है, कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।